दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि डायबिटीज के मरीजों के अंदर आजकल आप सुन रहे कि ब्लैक फंगस कोरोना होने के बाद या कोरोना होने के दौरान बहुत ज्यादा हो रहा। तो ये ब्लैक फंगस ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो जो शुगर में ब्लैक फंगस, जिसे हम मेडिकल में बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस, ये एक तरह का ये फंगस होता है। ये फंगस होता है जो कि जिसके अंदर वीक इम्यूनिटी होती है उसके अंदर ये इन्फेक्ट करता है। जिसकी इम्यूनिटी नॉर्मल होती है उनके अंदर ये फंगस इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि नॉर्मल इम्यून सेल्स इस फंगस के जो स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दुर्भाग्यवश अपने भारत देश में अभी मई के आखिर तक 8,000 से ज्यादा म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस केस रिपोर्टेड हैं और दुर्भाग्यवश इनमें कई मरीजों की डेथ हो गई है। तो ये एक तरह से सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जिसका कि बचाव करना बहुत जरूरी है, प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है और अधिकांश केसेस और ढंग से ट्रीट किया जाए तो इस बीमारी को होने से डायबिटीज मरीज को बचाया जा सकता है और जल्दी डिटेक्ट करके इसको जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो आज बताऊंगा कि डायबिटीज मरीज कैसे इस बीमारी से बचें, उसके अर्ली सिम्टम क्या हैं और कैसे इसको प्रॉपर अर्ली ट्रीट करके वो पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। तो देखिए, ये ब्लैक फंगस यानी उसको मेडिकली बोलते हैं हम लोग राइजोपस। ये एक तरह फंगस है जो कि आप देखिए बाहर ब्रेड बाहर रख देते हैं, आप बाहर ब्रेड रख दीजिए, ब्रेड के ऊपर नहीं काले काले फंगस जम जाते हैं, फफूंद। ये फफूंद होते हैं इसमें। ये ऐसे ये इसके जो ये हाइफी होते हैं यानी कि इसके बॉडी होता है, वहां से जिसे समझते फूल होते हैं, फूल के पराग होते हैं। ऐसे पराग जो है ये बनाता है। ये पराग ये मिट्टी के अंदर मिलता है, फिर पौधों के अंदर मिलता है। ये पौधों के अंदर मिलता है। तो ये क्या होता है कि ये कोई भी डिकेइंग जो चाहे फल फूल सब्जियां या मिट्टी के अंदर जहां गल रहा होता है वहां पे ये उगता है। और देखिए क्या होता है कि ये किसी खाने पे या पेड़ पे या ब्रेड पे या किसी पे भी ये उगने के बाद ये देखिए उग जाता है। उग करके अपना एक तरफ फूल बनाता है। फूल इसके बहुत सारे छोटे पराग टाइप के जो कण होते हैं उसको हवा में छोड़ देता है। तो आप इस समय जहां हम खड़े हैं घर पे अपने, सैकड़ों म्यूकर के जो स्पोर्स यानी छोटे छोटे कण ये हवा में घूम रहे हैं, ये हमारे नाक में मुंह में जा रहे हैं। बट जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे ब्लड के जो इम्यून सेल्स हैं इस स्पोर को यानी कि इसके जो बीज को इमीडिएट को खा के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हर जगह हवा में घूम रहा है और ये नाक में जाता रहता है और यहां जमता रहता है, या यहां से फेफड़े में चला जाता है, वहां जमता रहता है। बट हमारी इम्यून सेल आती है और इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जब भी हमारा इम्यून वीक होगा, जहां हमारा इम्यून वीक होगा, ये बॉडीज को हमारी इम्यून से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी और यहां उगने लगेगा। उग करके ये उसको इन्फेक्ट कर देगा। तो इसे बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस, यानी कि बॉडी के उस पार्ट में फंगस का उगना। अब सवाल है कि मैं बोला कि ये हवा में हर जगह घूम रहा और ये हवा के थ्रू ये नाक में बैठ गया, फेफड़े में चला गया, फेफड़े इन्फेक्शन हो गया। पर अधिकांश डायबिटीज मरीजों के अंदर इन्फेक्शन नाक के अंदर होता है और नाक से इन्फेक्ट होकर के आंख के अंदर, साइनसेस में, ब्रेन के अंदर और जबड़े के अंदर फैलता है। अब सवाल है कि क्या सारे कोविड पेशेंट होता है? तो नहीं। स्टडी में देखा गया कि 1000
कोविड के पेशेंट जो एडमिट हुए थे, जिनको ऑक्सीजन लगा था, उनमें से एक को होता है, यानी कि 1000 में से एक को, जो एडमिटेड थे, जिनको ऑक्सीजन लगा। और टोटल 10,000 में से जो एडमिटेड नहीं थे, आप जैसे जानते हैं कि सीवियर डिसीज केवल 10 से 15% होता है, अधिकांश लोग को एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टोटल जितने डायग्नोज पेशेंट थे, उनमें 2 में से 10,000 में से 2 होता है। इवन ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस, ऐसा नहीं कि आज से, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले हुआ करता था ये 10 लाख में से 2 लोग को टूक हुआ करता था, जिसकी कि इम्यूनिटी कम हुआ, कंट्रोल बहुत खराब थी। जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी चल रहा, या कोई प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड ले रहा है, स्पेशली डायबिटीज के मरीज अनकंट्रोल विद कीटोन्स हो प्रोलॉन्ग, उनको हुआ करता था। तो बट अब क्या है कि इसके चांसेस, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा हुआ है, तो इसलिए अब कोरोना मरीजों में 10,000 में से 2 को होता है। स्पेशली ये उनको ज्यादा होता है जो प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर रहे हों, या जिसको प्रोलॉन्ग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन चला है, और जिन्हें स्टेरॉइड लिया है। पर दुर्भाग्य है कि जो लोग घर पे रहे कोरोना मरीज, जिन्हें स्टेरॉइड नहीं लिया, जिनको ऑक्सीजन नहीं लगी, उनके अंदर भी ये हुआ है, स्पेशली उन डायबिटीज मरीजों को जिसका डायबिटीज अनकंट्रोल रहा है। अक्सर ये उनको ज्यादा होता है जिसकी एज 45 साल से ज्यादा हो। बट यंग बच्चों में, जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि 13 साल बच्चा था अहमदाबाद में, उसको म्यूकर ब्लैक फंगस नाक का हो गया, जिसको जबड़ा तक, नाक का पार्ट प्लस जबड़ा तक हटाना पड़ा। कोई जब तक उस फंगस इन्फेक्टेड पार्ट को नहीं हटाया जाता है, ये ब्लैक फंगस ठीक नहीं होता है। तो आगे हम बताएंगे कैसे आप इसको प्रिवेंट करें और कैसे से आपको अर्ली डिटेक्ट करके उसको आप बीमारी बढ़ने से बचाएं। अक्सर ये किसके अंदर होता है? जैसे बोला कि स्टडी में देखा गया है कि डायबिटीज सबसे स्ट्रॉन्ग हाई रिस्क है। जो इवन इस पेंडेमिक में 8,000 जो कोरोना को जो ये ब्लैक फंगस हुआ है, उसे 80% को डायबिटीज था। तो डायबिटीज एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई रिस्क है कोरोना के लिए। तो डायबिटीज वालों को जो कोरोना हो जाता है, तो उनका शुगर बढ़ जाता है, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी थोड़ा डाउन पहले से होती है, और कोरोना बॉडी की इम्यूनिटी काफी कम कर देता है फंगस से लड़ने के लिए। तो ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस वेव में 80% जो हुए थे उनको डायबिटीज था, और उन 80% में 80% स्टेरॉइड लिया था हाई डोज, और 40% कंट्रोल अनकंट्रोल था। तो डायबिटीज के मरीज के लिए अगर अनकंट्रोल शुगर तो रिस्क बहुत ज्यादा है, पर अगर कंट्रोल शुगर भी है और स्टेरॉइड लिया है तो चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो इवन कुछ डायबिटीज के मरीजों को बिना स्टेरॉइड लिए भी और इवन विद कंट्रोल शुगर भी हुआ है कोरोना, क्योंकि कोरोना अपने आप बॉडी की इम्यूनिटी फंगस इन्फेक्शन से रोकने के लिए घट जाती है। तो डायबिटीज वाला जो कोरोना हुआ, स्टेरॉइड लिए हो चाहे मत लिए हो, रिस्क ऑफ ए ब्लैक फंगस बढ़ जाता है। इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि जाने कि ब्लैक फंगस के अर्ली सिम्टम क्या हैं, जिससे कि शुरुआत में अपने को ईएनटी डॉक्टर दिखा करके और इस बीमारी को शुरुआत ट्रीट करने से जानलेवा नहीं हो पाता है, और बीमारी शुरू में क्योर हो सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन से ब्लैक फंगस भी आसानी से क्योर हो सकता है, इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि डायबिटीज के मरीज, मैं बोला कि को ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा होता है, तो ऐसा क्या करे कि डायबिटीज के मरीज ब्लैक फंगस ना हो? उससे पहले जानना जरूरी कि इस बार इतना ब्लैक फंगस डायबिटीज हुआ क्यों, अपने देश में क्यों हुआ? दुर्भाग्य क्या हुआ कि मीडिया में बहुत आ गया कि स्टेरॉइड से, कोविड में स्टेरॉइड देने से जान बचने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हुआ क्या कि आरएमपी, लोकल डॉक्टर, क्वैक, कितने मरीज खुद अपने आप स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया। तो आप जान लीजिए कि जो डायबिटीज के मरीज, किसी को भी कोविड में स्टेरॉइड केवल उनको दिया जाता है जिसका कि ऑक्सीजन बिलो 93 हो। साफ साफ जान लीजिए,
अगर आपको कोविड हो रखा है, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन फिंगर्स आपने जब चेक किया, आपने ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया, अगर 93 के ऊपर है यानी 94 है, 95 है, तो कितना भी आपको कोविड कितने दिन से हो, कुछ भी हो, आपको स्टेरॉइड नहीं लेना है। स्टडी में देखा गया है कि ये केवल उनके लिए फायदेमंद है जो कि ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर पे थे। देखा गया है कि जो वेंटिलेटर पे थे उनका डेथ रेट और स्टेरॉइड देने से करीब 9 से 11% घट जाता है। और जो लोग खाली ऑक्सीजन ले रहे थे और वेंटिलेटर नहीं थे, जिसका ऑक्सीजन बिलो 94 था, उनका केवल डेथ के चांस के 3% घटे। तो ऐसा नहीं कि जिसके अंदर ऑक्सीजन बिलो 94 है बट वेंटिलेटर जरूरत नहीं है, तो केवल 3% डेथ रेट घटा स्टेरॉइड देने से। और जिसका ऑक्सीजन 93 ऐसे ऊपर था यानी 94 के ऊपर था और उन्होंने स्टेरॉइड लिया तो उसका डेथ रेट बढ़ गया। उनका देखा गया कि अगर आपका ऑक्सीजन नॉर्मल है और आपने स्टेरॉइड ले लिया तो आपको डेथ रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन, फंगल चांस, बैक्टीरियल चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्टेरॉइड का रोल क्या है, देखो अब आपको दिखाता हूं मैं। हमारी ये मई 2021 में एम्स का गाइडलाइन आया हुआ है कि माइल्ड डिसीज यानी कि जिसका कि ऑक्सीजन 94 से ज्यादा है, मॉडरेट मतलब कि जिसका ऑक्सीजन 93 से लो है, सांस तेज 24 मिनट पर 24 बार सांस ले रहा, तेज सांस चल रही है, और उनके लिए जब ये स्टेरॉइड दिया गया है मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन दिया गया है, और केवल दिया जाता है 5 से 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं। 5 से 10 दिन देने के बाद इसको इमीडिएट स्टॉप कर देते हैं। आपको कोई उसको टेपर नहीं करना है कि आप मान लो सपोज आप 6 मिलीग्राम डेक्सा ले रहे हैं तो फिर 4 करिए, 2 करिए, ऐसा नहीं है। या मान लो आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले रहे 32 mg, सपोज आपको डॉक्टर ने 32 mg मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया 5 दिन से 10 दिन मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी, तो इमीडिएटली स्टॉप इट। आपको ऐसा नहीं कि 32 के बाद 16 करना है, 8, ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से डॉक्टर क्या कर टेपर कर रहे हैं। नॉर्मली स्टेरॉइड जब मोर देन 21 डे दिया जाता है या मोर देन 14 डेज दिया जाता है हाई डोज, तब टेपर की जरूरत पड़ती है। और आप 10 डेज 14 डेज से कम दे रहे, 10 डेज दे रहे हैं, आपको टेपर की जरूरत नहीं है। आप 10 डेज दिया, सडन बंद कर दिया आपने, तो आपको स्टेरॉइड को डोज रिकमेंडेड डोज ज्यादा नहीं देना है, तो उसी को देना जिसको स्टेरॉइड जरूरत हो, यानी कि ऑक्सीजन बिलो 93 हो, उनको देना है। सिमिलरली इवन हमारे जो WHO गाइडलाइन है वो तो बोलते हैं कि 90 से नीचे होने पर तो ऑक्सीजन दीजिए। तो स्टेरॉइड ज्यादा नहीं देना है, वो आपके लिए हार्मफुल है। स्टेरॉइड कोई बचाव की दवा सबके लिए नहीं है, ये ऐसा वेपन है, हथियार है जो कि सही यूज में फायदा है, गलत यूज में नुकसान है। पर दुर्भाग्य भारत में क्या कि स्टेरॉइड सबने उठा दे दिया। हम ऑनलाइन ट्रीट कर रहे थे, बुखार हुआ नहीं स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिया, चाहे डायबिटीज मरीज, बिना डायबिटीज, सबको। जिसके वजह से अपने देश में कोविड का मरीजों के अंदर ब्लैक फंगस बहुत तेजी से बढ़ा है। ऐसा दुनिया में इतना कहीं नहीं बढ़ा जितना भारत बढ़ा है, क्योंकि अपना भारत देश गर्म कंट्री है, यहाँ वैसे भी स्पोर की संख्या गर्मियों में ज्यादा होती है, बरसात ज्यादा होती है। तो ऐसे में आपको स्टेरॉइड बहुत सावधानी से सही जरूरत होने पर यूज करें और डॉक्टर के सलाह पे यूज करें। ऐसा नहीं कि आप सीधे जान लीजिए अगर आपको ऑक्सीजन 94 या से ज्यादा है तो ऑक्सीजन नहीं लेना, डॉक्टर कहे तब भी, क्योंकि डॉक्टर की तरफ जो लोकल डॉक्टर, छोटे डॉक्टर को पता नहीं है स्टेरॉइड कब देना आपको कोविड में। तो मैंने बोला कि तो स्टेरॉइड सही इंडिकेशन यानी कि ऑक्सीजन लो होने पे ही लीजिए, स्पेशली जब ऑक्सीजन की आपको जरूरत पड़ रही है। जब भी 93 से कम हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट दिया जाता है, उसके बाद स्टेरॉइड देने से बेनिफिट पाया गया है। बट बिना ऑक्सीजन फॉल किए बिलो 93, बिना ऑक्सीजन नीड के अगर आप स्टेरॉइड लोगे तो आपको नुकसानदायक करेगा, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी और घटा करके आप अदर इन्फेक्शन के लिए आपको चांस बढ़ाएगा। आपको एक चीज बता रहा हूं आपको कि जैसे बोला कि ये डोज 6 mg डेक्सामेथासोन या 40 प्रेडनिसोलोन या 32 mg मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मैक्सिमम 5 से 10, इससे ज्यादा नहीं देना आपको। देखा गया कि ये आपको जो क्या कि आप एक चीज बताता हूं, जब हमें ये
कोविड के सिम्टम आता है, सिम्टम जब स्पेशली बुखार आता है, शुरू के 7 दिन आप जान लीजिए, देखा गया है कि वायरस मल्टीप्लाई करता है, यानी कि वायरस की नंबर ग्रो करता है। उसके बाद 7वें दिन के बाद जब लंग के अंदर, फेफड़े के अंदर, हमारे फेफड़े के अंदर हल्का सा थोड़ा सा निमोनिया हो जाता है, हल्का सा, तब हमारी बॉडी इम्यून सेल, इंटरल्यूकिन 6, CRP, ये सारे बढ़ने लगते हैं। और ऐसे में करीब देखा गया कि नॉर्मली 8वें से 12वें दिन के आसपास सडन साइटोकाइन, इस बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसमें IL-6 एक होता है, इंफ्लेमेटरी सेल होती है, इसकी बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है। तो ये नॉर्मली 8वें से 12वें दिन बढ़ता है। तो इसे 7 दिन से पहले आपको स्टेरॉइड नहीं लेना है, अनलेस कि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, बिलो 93 है, या बहुत सांस फूल रही विद लो ऑक्सीजन बिलो 93, तब लेते हैं। क्योंकि अगर 93 से कम हो रहा आपका ऑक्सीजन, इसका मतलब आपको लंग में काफी निमोनिया हो रखा है, और ऐसे में बॉडी के अंदर IL-6 बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये स्टेरॉइड जब यहां दोगे तो IL-6 की मात्रा ये कम करता है, जिससे कि साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं होता। क्या होता है, जब अगर IL-6 ये बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल हेल्प करता है, बहुत ज्यादा बढ़ने से ये क्या होता है कि लंग टिश्यू को भी ये डैमेज करता है वायरस साथ साथ, जिसके वजह से लंग में पानी भर जाता है, बॉडी ब्लड क्लॉट करने लगता है, किडनी हार्ट फेल खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको इसका मैक्सिमम रोल होता है स्टेरॉइड का 8वें से दिन के बाद। इसलिए आप जब तक इनिशियल 7 दिन सिम्टम में आपको स्टेरॉइड अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जब तक कि ऑक्सीजन बिलो 93 ना हो। ये बार बार बोल रहा हूं कि इसका इंडिकेशन तभी है डायबिटीज के मरीजों में, किसी के अंदर भी, जब ऑक्सीजन बिलो 93 है, जो कि इंडिकेट करते हैं आपका लंग का 40-50% पोर्शन इन्वॉल्व हो गया है, और आपको फ्यूचर में सडन डिटेरियोरेशन खतरा है, सडन हालत बिगड़ने खतरा है, आपका लंग में इंफ्लेमेटरी ओवर रिएक्शन की वजह से आपका लंग के अंदर ज्यादा वाटर होकर के सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आपका सांस फेल होना, हार्ट फेल होना, किडनी फेल खतरा बढ़ा हुआ है। तो 7 दिन बाद नॉर्मली इसका रोल होता है। अब सवाल की क्वेश्चन ये उठता है कि डायबिटीज के पहले भी स्टेरॉइड लेते, पहले इतना उनको ब्लैक फंगस क्यों नहीं होता था? तो देखा गया कि जो कोविड इन्फेक्शन होता है, तो हमने बोला कि जो ब्लैक फंगस, एक तो 80% डायबिटीज होता है कोविड के अंदर, पर 20% ब्लैक फंगस बिना डायबिटीज के होता है। जान लीजिए, ऐसा नहीं सब डायबिटीज होता है। अगर कोविड के मरीज यूं देखा गया कि घर पे रहे, किसी किसी माइल्ड डिसीज में भी बिना स्टेरॉइड ले, बिना ऑक्सीजन ले भी कोविड, ये ब्लैक फंगस हुआ है। तो क्योंकि कोविड अपने आप में नेजल म्यूकोसा, नाक के अंदर जा करके और नाक के टिश्यू को ये डैमेज करता है, वहां का ब्लड फ्लो कम करता है। तो जहां भी डैमेज टिश्यू होगी वहां पे ब्लैक फंगस डिपॉजिट हो जाएगा। वहां के जो हमारे इम्यून सेल को ये कोविड डैमेज करके वहां की नोज की इम्यूनिटी, लंग की इम्यूनिटी कम कर देता है। तो हमने बोला कोविड-19 इम्यूनिटी डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। अक्सर जो ये फंगस होता है ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन के दौरान ही होता है, या अक्सर विद इन 21 दिन के अंदर होता है, पर कभी कभी ये 3 महीने तक इम्यूनिटी कम होती है। तो आपको ब्लैक फंगस कोविड-19 रिकवरी के 3 महीने बाद तक होने खतरा है। इससे अगले 3 महीने तक सिम्टम का वॉच रखें, अपना शुगर कंट्रोल रखें, अपना जो सावधानियां प्रिवेंशन बताऊंगा, आगे बताऊंगा, देखिएगा। मैंने बोला कि कोविड कभी कभी यंग लोगों में देखा गया है, होम आइसोलेटेड देखा गया है, और कभी कभी बिना स्टेरॉइड लिए भी हुआ है, और कभी कभी बिना ऑक्सीजन लिए भी हुआ है। तो कोविड अपने आप बॉडी इम्यूनिटी कम कर देता है। किसी किसी बॉडी इम्यूनिटी पहले से कम हो ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, ऊपर कोविड हो जाए तो ऐसे बिना स्टेरॉइड, बिना ऑक्सीजन के भी उसको हो सकता है। देखा है जो लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन लेते हैं, जो वेंटिलेटर पे लेते हैं, और थोड़ी कम हो जाती है। तो हाई फ्लो क्या होता है कि जब हाई फ्लो ऑक्सीजन जाता है तो थोड़ा ये नेजल म्यूकस ड्राई करता है, वहाँ क्रस्टिंग करता है,
और वहाँ के कभी कभी क्रस्ट, जहाँ क्रस्टिंग है वहाँ पर वहाँ का म्यूकोसा डेड हो जाता है। और जहाँ भी डेड होता है, चाहे कोविड वायरस की वजह से डेड म्यूकोसा हो, टिश्यू हो, या ड्राइनेस की वजह से हो, वहाँ फंगस बैठने चांस बढ़ जाता है, फंगस ग्रो चांस बढ़ जाता है, और उसको ब्लैक फंगस चांस बढ़ जाता है। इसलिए देखा है, जब प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर यूज वाले होते हैं, जिसको हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जाता है, उनको कोविड-19 चांस वालों को ब्लैक फंगस चांस बढ़ जाते हैं। या कोई भी कंडीशन जिसमें कि आप लंबे समय स्टेरॉइड ले रहे हो, कोई किडनी फेल का पेशेंट है, या डायबिटिक नेफ्रोपैथिक पेशेंट है, उसके यूरिन बहुत प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है, 2+, 3+, ऐसे लोग की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। किसी को लीवर सिरोसिस है, कोई बहुत एल्डरली है, स्पेशली एज अबाउट 65, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, ऐसे में कोविड हो जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई मेल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन कमी है उसके अंदर, स्पेशली बच्चों के अंदर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होता है, बहुत जो बच्चे खाते पीते बहुत कम है, बहुत स्लिम होते हैं, प्रॉपर विटामिन डेफिशिएंसी, उनके चांस बढ़ जाते हैं। कोई कैंसर का मरीज जो कि कीमोथेरेपी ले रहा है, या एड्स का मरीज है, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट किया, स्टेरॉइड या अदर इम्यून सप्रेसर ले रहा, उनके अंदर ब्लैक फंगस चांस बढ़ जाते हैं। अब सवाल है कि इसके सिम्टम क्या हैं। तो सबसे बहुत जरूरी है कि मैंने बोला कि आखिर ब्लैक फंगस होता कैसे। तो देखो क्या होता है, जो ये स्पोर्स होते हैं, हवा में स्पोर्स होते हैं, ये नाक में चले गए, नाक में जाके ये हमारे साइनसेस हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये जाके साइनसेस में बैठ जाते हैं। साइनसेस ये चले गए, चूंकि ये साइनसेस चले गए इसमें यहाँ पे, अब बॉडी इम्यूनिटी कम है मान लो, तो बॉडी इम्यून सेल इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। हेल्दी लोगों के जैसे हेल्दी लोगों के अंदर जहां वायरस जाता है, इम्यून सेल इसको खा करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, तो यहां ये ग्रो करने लगते हैं। ये कैसे ग्रो होते हैं दिखाता आपको। ये अक्सर क्या होता है, यहां यहां ग्रो करने के बाद, यहां ग्रो करने लगते हैं, ये ग्रो करने लगते हैं। यहां पे ये क्या होता है कि ये ग्रो करते हैं यहां पे, जिसकी वजह से ये नाक बंद हो जाती है। पहले नाक बंद होती है, मरीज को वन साइड की नोज बंद होती है, जिसकी वजह से उसको सांस में दिक्कत लगती है, नोज भरा भरा लगता है, यहाँ भारी भारी लगता है, प्लस कभी कभी यहाँ पे दर्द होता है। इसका क्या करता है कि ये जो हमारी जो ये फंगस है, फिर इस साइनस में आ जाते नीचे साइनस में, तो प्लस यहाँ से सिक्रेशन आने लगते हैं। कभी कभी ये आंख की तरफ फैल जाता है। जब आंख की तरफ फैलता है तो एक नस होती है जो यहाँ से चलती है और चल के और इस एरिया में सप्लाई करती है। हमारे एक नस होती है यहाँ से आती है आंख के साइड से और इस एरिया को सप्लाई करती है। तो इस एरिया में सूनपन होने लगता है, दर्द होने लगता है, नाक के इस एरिया में यहाँ पे दर्द होने लगता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है मरीज को, ये एरिया सूज जाता है, कभी कभी शुरुआत लाल हो जाता है। फिर क्या होता है कि इसके बाद फिर ये साइनस से होते हुए अच्छा बड़ा इस वायरस खासियत क्या है कि ये जो है आपके जो खून की नसें हैं, जैसे मान लीजिए खून की नस है, ये 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 मान लीजिए खून नस है, तो इसके अंदर ग्रो करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, जिससे ये मान लीजिए इसी में सप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो ये एरिया डेड पड़ जाता है। डेड पड़ के जब डेड हो जाता है तो ये फिर काला पड़ जाता है। ये क्या होता है, जो एरिया डेड रहता है वो काला हो जाता है, ये काला हो जाता है। मान लो इस एरिया को सप्लाई रोक देगा तो पूरा एरिया काला हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं इसको ब्लैक फंगस, क्योंकि ये एरिया को डेड करके उसको काला कर देता है, इसे बोलते हैं इसको ब्लैक फंगस। तो मैं बोला सबसे पहला अर्लीस्ट सिम्टम होता है ब्लैक फंगस का नाक बंद होना, परसिस्टेंट नोज ब्लॉकेड या भरा भरा लगना,
जो कि ड्राई होता है, अक्सर ये बहता नहीं है, ड्राई रहता है, और कभी कभी इसमें ब्लैकिश ब्राउनिश क्रस्टिंग हो जाती है, कभी कभी इसमें ब्लड भी आता है, ब्लडी। आप देखेंगे इसमें कभी कभी आपको ब्लडी डिस्चार्ज भी होता है इससे कभी कभी। ये हो गया। इसलिए जैसे सिम्टम लगे अर्जेंट आप ईएनटी डॉक्टर सलाह लें, सो दैट वो उसको नाक के अंदर देखेगा। जब नाक के अंदर देखेगा तो नाक के अंदर उसको ब्लैक कलर का उसको फंगस दिख जाएगा, डेड पार्ट दिख जाएगा उसमें, और डायग्नोज अर्ली कर लेगा तो इसको जल्दी ठीक किया जाता है। फिर बोला कि मैंने ये हेडेक होता है जो कि नॉर्मली दवा से ठीक ना हो, परसिस्टेंट हेडेक होता है। ये जब पूरे इस एरिया में ये वायरस फैल जाता है, ये सब फंगस फैल जाता है, तो पूरे एरिया में स्वेलिंग, पहले रेडनेस होगी, दर्द होगा। इस एरिया में सुन आप देखेंगे यहाँ पे मरीज इस एरिया में बोलेगा कि इस एरिया में दर्द हो रहा, दर्द, और कभी कभी लगेगा सुनपन, दर्द प्लस सुनपन, उसे लगेगा कि सुन हो गया, कि नम हो गया। ये जब भी मरीज को आपको इस एरिया में दर्द या सुनपन लगातार बना हुआ है तो समझ लीजिए 99% चांस है ये आपको ब्लैक फंगस यानी म्यूकर इन्फेक्शन हो गया है। अर्जेंट ईएनटी डॉक्टर सलाह लें जिससे कि आपको अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर क्योर किया जा सके। मैं बोला फेशियल पेन, इस एरिया में पेन हो गया, पूरा होता है वन साइड, वन पेन हमेशा वन साइड होगा, वन साइड, बाद में दूसरे साइड हो सकता है क्योंकि कभी कभी ये दूसरे फैल सकता है। ये मैं बोला वन साइड फेशियल पेन, लॉस ऑफ सेंसेशन, ये सब हो सकता है। अब देखिए पूरा एरिया इन्वॉल्व हो गई है। जब आंखों में गया तो आंख पे लाल हो जाती है, आंखें उठना बंद हो, आंखें उठती नहीं है, मतलब कि आंखें बंद रहती हैं, उठना बंद हो जाती है, बंद गिर जाती है क्योंकि ये मसल इन्वॉल्व हो जाता है। यही इसका अगर ये ऊपर जबड़ा है, ऊपर हमारा जो अपन तालू 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 के अंदर जब ब्लड फ्लो कम है तो वहां पे ब्लैक नेक्रो टिश्यू दिखेगा। कभी तालू छेद हो जाता है, आंख के अंदर देखिए, देख रही है यहाँ के स्किन का ब्लड फ्लो कम हो गया तो ये काला हो गया क्योंकि ये मर गया है, डेड हो गया। डेड टिश्यू काला दिखता है क्योंकि वहां ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ब्लैक स्पॉट ऑन पैलेट एरिया, नोज एरिया बहुत कॉमन है, इसलिए बोलते हैं ब्लैक फंगस बोलते हैं। जब इस हड्डी को कमजोर कर देता है तो ये दांत, ऊपर दांत ये जो हिलने लगते हैं और दांत गिरने लगते हैं, तो दांत में दर्द या दांत के गिरना, लूज होना, ये भी ब्लैक फंगस का एक अर्ली साइन होता है। आंख का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब आप मरीज बाहर नहीं देखता है, किसी साइड नहीं देखता है, आंखों में रोशनी कम होती है, आंखों के अंदर धुंधलापन दिखाई देता है। ये सब साइन है कि ब्लैक फंगस आपके आंखों में फैल रहा, अर्जेंट जल्दी ट्रीट करिए, अदरवाइज आंखों खतरा हो सकता है। ब्रेन में जाने से बेहोशी खतरा, मिर्गी दौरा पड़ सकता है, वन साइड पैरालिसिस हो सकता है। जब लंग के अंदर जाता है तो लंग के अंदर ये कैविटी बना देता है जहां से खून की उल्टी होती है, खांसी प्लस खून की उल्टी प्लस कुछ मरीजों के अंदर देखा गया कि बुखार, बॉडी पेन, थकान भी साथ में रहती है। और किसी को मान लो कोरोना से बुखार ठीक हो गया, नाक ठीक हो गया, नाक खुल गया है, और देखा कि 4-5 दिन बाद फिर से नाक बंद होने लगा, फिर से बुखार होने, थकान होने लगा, तो अर्जेंट साइन कोई इन्फेक्शन हुआ है, आप अर्जेंट डॉक्टर दिखाइए। ये ब्लैक फंगस होता है या कोई अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, साइनसाइटिस कुछ होता है, कुछ बुखार ठीक हो फिर से हुआ है इन्फेक्शन, तो बहुत जरूरी है ट्रीट करें। क्योंकि जब भी आप नाक बंद होगा डायबिटीज में कोरोना के दौरान तो अधिकांश में ब्लैक फंगस नहीं मिलेगा, बट अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 100 लोग डॉक्टर पर जाएंगे, 100 में शायद एक ही को फंगस निकले, 99 को सिंपल एलर्जिक हो या बैक्टीरियल हो, बट अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। जिसका एक फंगस ब्लैक फंगस था वो अर्ली डिटेक्ट हो गया तो बच सकता है जान उसकी। इसलिए जहां आपको बार बार नाक एकदम बंद है, खुल नहीं रहा है, और कभी हल्का ब्राउनिश या ब्लैक डिस्चार्ज हो जाए, अर्जेंट आप डॉक्टर जरूर मिलिए। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं कि इसमें ईएनटी लोग एक स्वाब लेते हैं, वहां से उसको देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के फंगस है क्या नहीं है, फिर उसको सीटी एमआरआई करना पड़ता है जानने के लिए कि कहाँ का स्प्रेड है। और उसके ट्रीटमेंट बहुत ही अर्ली से बड़ा आसान ट्रीटमेंट है। एक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी होता है, उसको 14 डेज इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद दूसरा एंटीफंगल होता है जो टैबलेट इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आता है, वो कई
हफ्ते से महीने तक लाया जाता है, तब जाकर क्योर होता है। प्लस जो भी इन्वॉल्व पार्ट है उसको निकालना पड़ता है। अभी जैसे अहमदाबाद में एक लड़के का जो 13 ईयर ओल्ड बॉय का पूरा अपर जॉ निकालना पड़ा था उसका, क्योंकि वहां इन्फेक्शन फैल गया था उसको, प्लस नोज के अंदर कुछ बोन निकालनी पड़ी थी। सो इसलिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। तो जिसको भी मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है उसको ये ध्यान रखें कि 3 महीने के लिए उसको प्रिवेंशन करना उसको। तो जहां भी ये फंगस रहता है, जैसे पौधों के पास, बगीचे में, जहाँ की आप गार्डनिंग में आप मिट्टी को खोदते होते हैं, वो सब काम मत करिए। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ पे जो पुराने लीकेज फंगस चांस ज़्यादा, वहाँ मत जाइए, जाइए मत। जाना तो मास्क पहन के रहिए यहाँ पे, और क्राउडेड प्लेस अवॉइड करिए यहाँ पे। अपना शुगर कंट्रोल हमेशा कंट्रोल रखिए। खाली पेट 120 से कम, खाने बाद 180 से कम, और रैंडम 160 से कम रखिए। HbA1c कोशिश करिए 7 से कम रखिए। चाहे इसके लिए इंसुलिन लेना पड़े इंसुलिन लीजिए, तो शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस एक जानलेवा बीमारी है, उसको बचाव बहुत जरूरी है। उसके शुगर कंट्रोल बहुत एसेंशियल है। इसके बाद जैसे ऊपर बताया मैंने कि स्टेरॉयड तभी लीजिए जब जरूरी हो। स्टेरॉयड अवॉइड करिए जरूरत नहीं तो जब तक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से नीचे ना आए ऑक्सीमीटर में, तब तक स्टेरॉयड मत लीजिए। और स्टेरॉयड 10 दिन ज्यादा मत लीजिए, और 10 दिन बाद इमीडिएट बंद कर दीजिए। सफाई रखिए, अपना घर में वेल वेंटिलेटेड रखिए, ओपन रखिए। जहाँ भी डैम्पनेस वहाँ अवॉइड करिए, और दांत की रेगुलर क्लीनिंग करिए। तो इस तरह से आप, आई होप कि आप समझे कि ब्लैक फंगस क्या होता है और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपने शुगर कंट्रोल रखा, आपने स्टेरॉयड ज्यादा अन्न से यूज नहीं किया, प्रॉपर प्रिकॉशन जो है बता लिया आपने, तो ब्लैक फंगस से पक्की तरह से आप बचने की संभावना पूरे हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और किसी और को डायबिटीज जो है नोन उनको ये वीडियो शेयर करिए, सो दैट उनको ये जानकारी मिल सके। और हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर करिए, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।